गाइस इस वीडियो में बस 3 चैप्टर्स ही हैं क्योंकि आजकल मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। एग्जाम्स आ रहे हैं तो अगर आपको इमेजेस के साथ ही वीडियोस चाहिए तो 1-2 दिन के गैप पे ही अपलोड हो पाएंगी वीडियोस, और वो भी बस 3-4 चैप्टर्स ही। नहीं तो मैं बिना इमेजेस के रोज के 5-7 चैप्टर्स कर सकता हूँ। तो कमेंट्स में बता देना क्या करना है। तो वीडियो एंजॉय करो। और हाँ, इस वीडियो में चैप्टर 52 के लास्ट के 2-3 इमेजेस नहीं हैं क्योंकि वो सीन बहुत ईरी थे, तो इमेजेस जनरेट ही नहीं हुए। और कमेंट्स में बता देना वीडियो कैसा लगा। डेप्यूटी पादरे मिशेल गरीक के मुंह से जो चीज बाहर रेंग कर निकली वो पतली थी और उस पर भूरे हरे रंग की चमड़ी वाली स्केली निशान थे, जैसे कोई आर पार दिखने वाली और धुंधली लिजर्ड हो। जैसे ही वो मिशेल के शरीर से बाहर निकली, उसकी गहरे हरे रंग की खड़ी आंख इधर उधर घूमी और वो बड़ी सावधानी से अपने आसपास का जायजा लेने लगी। ऐसा करते हुए उसने खिड़की के बाहर भी झांका, लेकिन उसे व्हाइट पेपर का पता नहीं चला। इसके बजाय लूमियन और औरोर को उसकी आंखों में ठंडापन और बेरुखी महसूस हुई। ये क्या है? लूमियन ने पूछा। औरोर ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, ये किसी खास तरह की स्पिरिट लगती है। लूमियन ने तुरंत अंदाजा लगाया। ये पक्का कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा। व्हाइट पेपर और शीशे के जरिए भी उस लिजर्ड जैसे जीव ने उसे बेचैन कर दिया और उसके रोंगटे खले हो गए। औरोर ने उसे देखा और याद दिलाया, इस लिजर्ड में ऐसी कोई ताकत लगती है जो दिमाग में बुरा असर डालती है। बस दूर से इसे देखने पर ही इंसान को बुरा महसूस होता है। अगर तुम इसे बहुत देर तक देखोगे तो शायद तुम्हें दिमाग से जुड़ी परेशानियां हो जाएं। तुम्हें संभल कर रहना होगा। अगर ज्यादा बुरा महसूस हो तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेना और कॉजिटेशन की कोशिश करना। दोबारा देखने से पहले अपनी सोच को ठीक कर लेना। अभी के लिए तो ठीक है, लूमियन ने बस इतना कहा। तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें बुरा महसूस नहीं हो रहा? औरोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक मिस्ट्री प्रायर होने के नाते मैंने इससे भी ज्यादा बुरी चीजें देखी हैं। मेरी हिम्मत तुमसे कहीं ज्यादा है। वैसे भी क्या मैं कभी कभी पागल नहीं हो जाती? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं थोड़ी और ज्यादा और बार बार पागल हो जाऊं। मुझे लगता है कि जब तुमने ये आखिरी बात कही तब तुम्हारी दिमागी हालत चेक करने की जरूरत है, लूमियन ने आधी चिंता और आधे मजाक में कहा। और हंस पड़ी। इसे अपनी खुद की खिंचाई करना कहते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ चाहने भर से देखना बंद कर सकूं। मिस्ट्री प्रायर की आंखें खास होती हैं और उन्हें पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। मैं बस किसी तरह इसे अपनी रोज की जिंदगी पे असर डालने से रोक पाती हूँ। जब भाई बहन बात कर रहे थे, वो धुंधला लिजर्ड जैसा जीव दीवार और फर्श के सहारे बहुत तेजी से रेंगते हुए घर की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गया। पहली मंजिल पर दरवाजे के सामने वाली दीवार पर जानवरों की कुछ खोपड़ियां लटकी हुई थी। वे भेड़ियों, हिरनों और जंगली सुअरों की थी। डेप्यूटी पादरे मिशेल गरीग कोर्डू का रहने वाला नहीं था। उसे कैथीड्रल में रहना चाहिए था, लेकिन गिलियोम बेनेट ने उसे एक बहाने बनाकर ऐसा करने से रोक दिया था। वो सिर्फ शिकारी सबाते से एक जगह किराए पर ले पाया था। वो लिजर्ड भेड़िए की खोपड़ी में घुस गई और उसकी आंखों वाली जगह से बार बार अंदर बाहर होने लगी। थोड़ी देर बाद वो जंगली सुअर की खोपड़ी पर चली गई और वही चीज दोहराती रही। हिरण की सफेद खोपड़ी से निकलने के बाद वो लिजर्ड जैसी धुंधली चीज घर से बाहर रेंग गई और उसकी रफ्तार दौड़ते हुए घोड़े से भी कई गुना ज्यादा थी। व्हाइट पेपर शांति से रात के आसमान में तैरता रहा और उसके पीछे गया। वो लिजर्ड रेंगते हुए गांव से पूरी तरह बाहर आ गई और आखिरकार स्क्वायर में पहुंच गई। उसने कैथीड्रल के चक्कर लगाए और कब्रिस्तान पहुंची और फिर एक कब्र के अंदर घुस गई। 10 सेकंड बाद वो बाहर निकली और एक पत्थर वाली दूसरी कब्र में घुस गई। इसी तरह वो अजीब लिजर्ड जैसा जीव अलग अलग कब्रों में घूमता रहा। लूमियन उस नज़ारे की कल्पना भी कर पा रहा था कि वो ताबूतों के अंदर इंसानों की खोपड़ियों में कैसे अंदर बाहर जा रही होगी। उस नज़ारे ने लूमियन के रोंगटे खड़े कर दिए। वो खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, ये चीज कर क्या रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। औरोर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये मेरी जानकारी के बाहर की बात है। कब्रिस्तान का दौरा करने के बाद वो लिजर्ड जैसी धुंधली चीज उसी रास्ते से वापस आई और मिशेल गरीग के कमरे में घुस गई। वो मिशेल के मुंह में घुस गई और गायब हो गई। 20 से 30 सेकंड बाद मिशेल गरीग ने अपनी आंखें खोली और बैठ गया। उसने बिस्तर के पास वाली मेज पर रखे कप से पानी गटक लिया। वो बहुत ज्यादा प्यासा लग रहा था। उसने कप नीचे रखा, अपना मुंह पोंछा और वापस सो गया। औरोर ने अपना सिर घुमाया और लूमियन की तरफ देखा। कैसा लगा? उसके साथ वाकई कुछ गलत है ना? ये सिर्फ एक छोटी सी बात कैसे हो सकती है? ये तो बहुत बड़ी बात है। लूमियन ने अपनी बहन के सामने अपनी भावनाएं नहीं छिपाईं। पियर बेरी जो इंसानों को चराता है, पादरे जो इस टाइम लूप की असली काची है, मैडम पुआलेस जो मर्दों से बच्चे पैदा करवाती है, नरोका जो परामिता गई थी, एक उल्लू जो न जाने कितने सालों से जिंदा है, और डेप्यूटी पादरे जिसके अंदर एक लिजर्ड रहती है, क्या कोर्डू में बहुत ज्यादा ही अजीब लोग नहीं है?
लूप के दौरान लूमियन ने शिकायत की थी कि रायन, लिया और वैलेंटाइन, जो 3 सरकारी जासूस थे, उन्होंने कितनी कम मदद की थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें दोष कैसे दे सकता था। कोडू में जो अजीब चीजें हो रही थी वो वाकई बहुत अनोखी थी। उन्होंने शायद कुछ किया होगा, लेकिन नतीजे शायद अच्छे नहीं रहे होंगे। औरोर ने अपने भाई को आधा चेतावनी देते हुए, आधा चिढ़ाते हुए देखा। तुमने अभी तक सबसे खास इंसान का नाम तो लिया ही नहीं। गांव में अकेला वो इंसान जिसे लूप याद रहता है और जिसके पास एक अनोखा ड्रीम रूइन है। लूमियन के पास कोई जवाब नहीं था और उसे सिरदर्द महसूस होने लगा। और मेज पर रखे शीशे की तरफ मुड़ी और सोचने लगी, मुझे डेप्यूटी पादरे में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन की और गहराई से जांच कर सकती थी, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। अगर इससे मुझे कोई खतरा होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अगले साइकिल में फिर से एक जिंदा वर्डलॉक बन जाऊंगी। लेकिन हमें और जानकारी चाहिए। गहराई से झांकने से पहले हमें काफी जानकारी होने का इंतजार करना चाहिए। लूप को समय से पहले शुरू करने से समझाने और बातचीत करने का समय बर्बाद होगा। लूमियन मान गया, उसकी बात से सहमत होते हुए। और ने फिर सुझाव दिया, मेरा प्लान है कि अब व्हाइट पेपर से पादरे की निगरानी करवाई जाए। लूमियन चौंक गया, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि हमें ज्यादा गहराई से नहीं झांकना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ समय से पहले ना हो जाए? पादरे इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी है। क्या इस तरह जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी नहीं है? और ने लूमियन को देखकर मुस्कुराया, मुझे पक्का यकीन है कि मैं जो कर रही हूँ वो सुरक्षित है। लूमियन की उलझन और चिंता को देखते हुए उसने विस्तार से बताया, तुमने पिछले साइकिल के दौरान 1 अप्रैल को पादरे और पॉन्स बेनेट की प्राइवेट बातचीत सुनी थी। पादरे ने दावा किया था कि वो एक आम इंसान है, लेकिन उसके पास मुझ जैसे बियॉन्डर से निपटने का रास्ता था। उस नज़ारे के हिसाब से और इस बात को देखते हुए कि तुम जैसे आम इंसान से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था, मेरा मानना है कि पादरे 1 अप्रैल से पहले वाकई बेबस था। आज 29 मार्च है और अभी आधी रात नहीं हुई है, इसलिए उसकी जासूसी करना सुरक्षित है। लूमियन ने राहत महसूस की, ये बात तो सही लगती है। और ने आगे कहा, उनकी बातचीत से मैंने ये अंदाजा लगाया कि पादरे को 1 अप्रैल को जल्दी से बियॉन्डर ताकतें पाने का कोई तरीका मिल गया। अगर उसे खतरे का एहसास होता है तो वो तुरंत बियॉन्डर बन सकता है। शायद उसके पास ऐसी कोई चीज है जो मुझसे निपट सके। इसके अलावा लेंट के त्योहार पर पादरे की ताकत किसी सीक्वेंस 9 जैसी नहीं थी। मुझे शक है कि वो उन गुवानों वाले रास्तों से अलग किसी रास्ते पर चल रहा है। वो शायद किसी खास शक्ति से आशीर्वाद की दुआ मांग रहा है, वरना वो इतने कम समय में इतना ताकतवर नहीं हो पाता, और वो भी अपना आपा खोए बिना। लूमियन चुपचाप सुन रहा था और अचानक उसे कुछ याद आया। उस साइकिल के दौरान लेंट की सुबह जब मैं बस एक हंटर बना ही था कि मेरी मुलाकात पॉन्स गैनेट से हुई। मैं उससे लड़कर खुद को परखना चाहता था, लेकिन वो ऐसे भागा जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं एक बियॉन्डर बन गया हूँ। शायद उसे भी आशीर्वाद मिला था और वो खतरे को महसूस कर सकता था। लूमियन ने एक और अहम बात जोड़ी, शायद 3 अप्रैल की बात थी जब मैंने पॉन्स बेनेट को नरोका की अंतिम यात्रा के दौरान उसके घर में घुसते देखा था। अगर उसे पहले ही आशीर्वाद मिल गया होता तो वो मुझ जैसे आम इंसान की जासूसी को पकड़ने में नाकाम नहीं रहता, ये देखते हुए कि लेंट की सुबह वो कितना चौकन्ना था। और ने सिर हिलाया, दूसरे शब्दों में इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि पादरे का ग्रुप नरोका की अंतिम यात्रा और लेंट के बीच बियॉन्डर्स बना, 3 अप्रैल और 5 अप्रैल की सुबह के बीच। बेशक हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शायद उन्हें टुकड़ों में आशीर्वाद मिला हो। इस बातचीत के बाद स्थिति और साफ हो गई। लूमियन ने अपना माथा ठूका और आह भरी, क्या हुआ? और ने उलझन में पूछा। लूमियन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मुझे ये बातें तुम्हारे साथ पहले ही कर लेनी चाहिए थी। तुम चीज़ों को समझने यानी एनालाइजिंग करने में मुझसे कहीं बेहतर हो। और हंस पड़ी, तुम वाकई जानते हो कि मेरी तारीफ अलग अलग तरीकों से कैसे करनी है। तुम्हारे पास तजुर्बा और जानकारी कम है, इसलिए तुमने तुरंत ऐसा नहीं सोचा। तुम आज नहीं तो कल इन बातों का पता लगा ही लेते। हालांकि उसने अपने भाई की तारीफ को टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। व्हाइट पेपर और के कहने पर बेनेट के घर की तरफ उड़ा। बेनेट का घर कोडू में सबसे ऊंचा और लग्जरियस था, अगर हम कैथीड्रल और किले वाले घर को छोड़ दें। वो 3 मंजिला भूरे नीले रंग का घर था जिसके ऊपर एक चिमनी थी। बेनेट परिवार के मुखिया होने के नाते पादरे सबसे ऊपरी मंजिल के पूर्वी हिस्से के एक कमरे में रहता था। गहरे सलेटी रंग के पर्दे कसकर लगे हुए थे और घर का मालिक सोता हुआ लग रहा था। ये व्हाइट पेपर के लिए कोई समस्या नहीं थी। वो दीवार के बीच में से निकल गया और कोने के अंधेरे में मिल गया। कमरे में गिलियम बेनेट, जो मैडम पुआलिस के साथ अपना काम खत्म कर चुका था, एक कुर्सी पर बैठा हुआ खिड़की के सामने लगे पर्दे को घूर रहा था। उसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। और की आंखें गहरी हो गई, जिससे गिलियम बेनेट का आभा दिखने लगा। लाल, गहरा हरा, बैंगनी और नीले रंगों ने लूमियन का सिर चकरा दिया। अपनी बहन की सीख को याद करते हुए उसने उनके बीच फर्क करने की कोशिश की और महसूस किया कि पादरे का शरीर काफी हद तक ठीक था, सिवाय उसकी बहुत ज्यादा बढ़ती इच्छाओं के। वो क्या सोच रहा है, कल किस मिस्ट्रेस के मिलना है? लूमियन ने उसका मजाक उड़ाया, हालांकि पादरे उसे सुन नहीं सकता था। उसी समय गिलियम बेनेट खड़ा हुआ और उसने अपने सामने की हवा में मुक्का मारा। ये सब तुम्हारी गलती है।
ये सब तुम्हारी गलती है, लानत है, कमीने कहूं के। गियॉम बेने के मुक्के लगातार हवा में चल रहे थे। उसका गुस्सा किसी न दिखने वाले जीव पर बुरी तरह फूट रहा था। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी और उसने अपनी भावनाओं को दबाने की जरा भी कोशिश नहीं की। और ने अपनी आंखें सिकोड़ी और व्हाइट पेपर को उस इलाके की जांच करने का इशारा किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस खाली हवा थी। लूमियन ने चिढ़कर अपनी जबान से आवाज निकाली, इसे काफी देर से लड़ने की खुजली हो रही है, वो किसी कसूरवार ठहरा रहा है। और ने अपना सिर हिलाया और आराम से जवाब दिया, हो सकता है कि कोई बिशप उसे रोक रहा हो, उसे आगे बढ़ने और खास ताकतें पाने से रोक रहा हो, या शायद किसी ने उसे चुपके से किसी हिडन एग्जिस्टेंस की पूजा करने के लिए ललचाया हो, इस उम्मीद में कि उसे आशीर्वाद मिले और वो और ताकतवर बन जाए। उसने सोचा कि इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के सब डीकन होने के नाते एक पुजारी जो गांव की कैथीड्रल को संभालता है, उसके लिए अपने दम पर किसी छिपे हुए जीव से संपर्क बनाना इतना आसान नहीं होगा। जब सुपरनैचुरल पावर की बात आती तो वो बिना किसी शक के डारिज इलाके के चर्च की तरफ देखता। उससे जुड़ी ऑकल्ट आर्टिफैक्ट्स और जादू की किताबों को सुरक्षित रखने या बंद करने के लिए इंक्विजिशन को सौंप दिया जाता। उन्हें कॉडू के कैथीड्रल में नहीं छोड़ा जाता। इससे भी ज़रूरी बात ये थी कि वो पुरानी फेज़ैक भाषा बोल सकता था। यही काफ़ी बड़ी बात थी। हर्मीज और एल्विश जैसी भाषाएं जो सुपरनैचुरल ताकतों को बुला सकती हैं, वैसी चीज़ों का सामना उसके जैसे सब डीकन से नहीं होता। और ने आई ऑफ मिस्ट्री प्राइंग के जरिए बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वो ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास जन्म से ही आध्यात्मिक ताकत हो जो अनजाने में बुराई को अपनी तरफ खींच सके। तो किसी की मदद के बिना पादरे किसी हिडन एग्जिस्टेंस के संपर्क में कैसे आ सकता था? और ने इस बात पर भी गौर किया कि शायद गियॉम बेने के हाथ कोई रहस्यमय चीज लग गई हो जिसे उसने आगे नहीं सौंपा। लूमियन इस बात पर हंस पड़ा। क्या पादरे उस हिडन एग्जिस्टेंस पर अपनी भड़ास नहीं निकाल सकता? उसने तो सेंट सिथ को भी दुखी महसूस करने की हिम्मत की थी। ये मुमकिन है कि वो उसे बहलाने के लिए उसी हिडन एग्जिस्टेंस को दोष दे रहा हो। गियॉम बेने का मजाक उड़ाने के बाद लूमियन ने गंभीरता से गहराई में सोचा, मैं सोच रहा हूं कि पादरे अचानक बुराई की तरफ कैसे गिर गया। दो लोग शक के घेरे में हैं। पहली मैडम पुआलिस है। वो जाहिर तौर पर बहुत ताकतवर है, चाहे वो लुइस लुंड हो जिसने किले में बच्चे को जन्म दिया, या वो औरत जिस पर जंगल में मरे हुए लोगों के बीच होने का शक हो। ये सब दिखाता है कि वो कोई मामूली औरत नहीं है। वो अजीब रास्तों और हिडन एग्जिस्टेंसेस से जुड़ी हुई है। ये मुमकिन है कि उसने ही पादरे को बहलाया हो। वैसे लूमियन ने अपना सिर ठोका। क्या हुआ? और को समझ नहीं आया कि उसके भाई को क्या बात याद आई। लूमियन ने गंभीरता से जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि पादरे ने कभी मैडम पुआलिस का बच्चा जन्म दिया है? और को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये मान लिया था कि उसका भाई किसी बड़ी खोज के करीब है। वो झिड़क कर बोली, तुम्हें किसने बताया कि लुइस लुंड का बच्चा मैडम पुआलिस का है? क्या होगा अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट का हो या किसी हिडन एग्जिस्टेंस का? नहीं, अगर ऐसा होता तो उस नज़ारे को देखकर तुम फटने के बाद एक राक्षस में बदल गए होते। मुझे बस ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अपने रिश्ते में मैडम पुआलिस ज्यादा हावी रहती है। लूप शुरू होने से पहले लूमियन को लगा था कि एडमिनिस्ट्रेटर बियोस्ट थोड़ा कमजोर किस्म का था। वो अपने बटलर पर काबू नहीं रख पाता था और अपनी पत्नी पर भी नजर नहीं रख पाता था। जब भी वो मैडम पुआलिस के साथ दिखता था, वो हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता रहता था। लूमियन को पहले लगा था कि एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब उसे नया शक हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर मैडम पुआलिस के लिए बच्चा पैदा करने का एक और जरिया है? शायद। और ने अपना माथा पकड़ लिया। मिस्टिसिज्म की दुनिया ने वाकई मेरी सोच को बहुत बढ़ा दिया है। कई ऐसे नज़ारे जो सिर्फ कहानियों और सोच में होते थे, वे यहाँ हकीकत बन गए हैं, कुछ अजीब तरीके से। एक ठंडी सांस लेने के बाद वो अपने आप से बुदबुदाई, ऐसा लगता है कि किले में 1 या 2 से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है। वे कहाँ हैं? लूमियन ने पल भर के लिए सोचा और कहा कि उसे कुछ नहीं पता। किले के अंदर घुसना और वहां तलाशी लेना तो मुमकिन ही नहीं था। लुइस लुंड के साथ जो हुआ और जंगल की उन घटनाओं के बाद तो बिल्कुल नहीं। जो भी हो जाए वो दोबारा मैडम पुआलिस के सामने आने वाला नहीं था। और को भी यही महसूस हुआ। मैडम पुआलिस से आमना सामना होने के बाद दोनों भाई बहन बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह उससे दूर रहा जाए। पादरे चिढ़कर गुर्राया और उसने अपनी बेचैनी कम करने के लिए लाल शराब का एक गिलास गटक लिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, वो बड़ा गिलास नीचे रखा और बेड की तरफ चल पड़ा। जब पादरे की सांसें शांत हो गईं और वो सोता हुआ लगा, तब लूमियन ने मजाक उड़ाया, इसे देखो कितनी जल्दी सो गया। क्या हुआ, आज रात को अपनी मिस्ट्रेस से मिलने का कोई प्लान नहीं है? और देखो, वो अकेले में सिगरेट भी नहीं पीता। ये बात बेडरूम में सिगार केसेस, पाइप और दूसरी चीजों की कमी से पता चली थी। और धीरे से हंसी और बोली, वो ज्यादा शराब भी नहीं पीता। सब कहते हैं कि वो बड़े अच्छे तौर तरीकों वाला इंसान है।
उसने व्हाइट पेपर को बेडरूम की जांच करने के लिए भेजा। कुछ न मिलने पर वो बताए गए निर्देशों के मुताबिक वापस आ गया और लूमियन की तरफ मुड़ी। तुमने सिर्फ एक शक वाले इंसान के बारे में बताया, दूसरे के बारे में क्या? वो चालाक उल्लू, हमेशा देखता रहता है, कभी कुछ नहीं करता। लूमियन ने अपना अंदाजा बताया। हो सकता है कि वही पाद्रे को उस मशहूर वॉरलॉक की विरासत तक ले गया हो। और पर लगा कि इस बात की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। फिर लूमियन ने सुझाव दिया कि अगर वो उल्लू दोबारा मुझसे मिलने आता है तो हम उसे पकड़ लेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उस उल्लू को हरा सकते हो जो सदियों से जिंदा है? और मुस्कुराई। मेरे पास तुम हो ना, है ना? लूमियन ने अपनी बहन की तारीफ की और उपहास में बोली, अगर हम दोनों भी मिल जाएं तो भी हमारे जीतने की संभावना ज्यादा नहीं है। लेकिन हम बस खाली बैठकर कुछ न करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता लगाना होगा कि बहुत देर होने से पहले क्या चल रहा है। जब तक हम 12वीं रात के आने में दखल नहीं डालेंगे हम ठीक रहेंगे। लूमियन ने अपना सिर गंभीरता से हिलाया और ने उसकी थकान देखी और वापस आए हुए व्हाइट पेपर की तरफ हाथ बढ़ाया। तुमने आज अपनी स्पिरिट विजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा आराम कर लो, हम कल आगे बढ़ेंगे। वो आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुकी। सुबह में तुम्हें हल्मीज भाषा की बुनियादी बातें सिखाऊंगी, फिर दोपहर में पियर बेरी से मिलने जाना और एक ड्रिंक पीना। मैं चुपके से उसके भेड़ के बाड़े में जाऊंगी और देखूंगी कि क्या मुझे उसकी 3 भेड़ों से कोई काम की जानकारी मिल सकती है। उसे लगा कि ये जांच करने का सबसे आसान तरीका है। क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है? लूमियन ने खड़े होते हुए पूछा और मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाती है। चिंता मत करो, मैं कोई लड़ाई नहीं छेड़ूंगी। मुझे बस उनसे हाईलैंडर भाषा में बात करनी है। इससे कोई खतरे की घंटी नहीं बजनी चाहिए। उन्हें शायद कोई काम की बात पता हो। लूमियन ने सिर हिलाया। मैं कल दोपहर ओल्ड टैवर्न जाऊंगा। मैं उन 3 अजनबियों को जानने की कोशिश करूंगा। वे बहुत काम के साथी बन सकते हैं। जाहिर है कि उसे इस बात का ध्यान रखना था कि वो उनके बियॉन्डर्स होने की बात जाहिर न करे। ठीक है, और अपने भाई के प्लान से मान गई। लूमियन अपने सपने वाले बेडरूम में जागा जो हल्का सा ग्रे फॉग से ढका हुआ था। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसके पास मौजूद सभी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के, साथ ही कुल्हाड़ी और गोलियों से भरा कपड़े का थैला सब गायब हो गए थे। साइकिल ने सपने को रीसेट कर दिया था। मुझे इन्हें फिर से इकट्ठा करना होगा, लूमियन अपने आप से बुदबुदाया। वो बेडरूम से निकलकर पढ़ाई वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। उसने मेज से लिव्र ब्लू उठाई और बेमन से उसके पन्ने पलटने लगा। कई शब्द काटकर निकाल दिए गए थे। वाकई मदद की मांग भेजने वाला इंसान मैं ही था। अब उसे मदद मांगने वाला इंसान होने को लेकर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसे शक था कि और ने ही उसे मदद भेजने का रास्ता दिखाया होगा। आखिरकार उस समय उसे मिस्टिसिज्म की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसने किसी भरोसेमंद संदेशवाहक या पोस्टमैन पर भरोसा किया होगा। वैसे लूमियन को याद आया कि हफ्ते में एक बार आने वाला पोस्टमैन इस लूप का हिस्सा नहीं था। उसने अंदाजा लगाया कि चिट्ठी मिलने के बाद शायद बड़े अफसरों ने आम लोगों को कौडू में आने से रोक दिया होगा। लूमियन ने चिट्ठी रखने के लिए एक डिब्बा ढूंढा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि और के पास ऐसी कितनी चीजें थीं, इसलिए उसने हार मान ली। उसने ऐसे कपड़े पहने जिससे उसे हिलने डुलने में कोई परेशानी न हो, अपनी लोहे जैसी काली कुल्हाड़ी उठाई और दरारों से भरी उस वीरान जगह की तरफ निकल गया। वो गहरे लाल पहाड़ की चोटी के चारों ओर के खंडहरों की तरफ चल पड़ा। लूमियन ने आसानी से उन 2 जाने पहचाने राक्षसों को ढेर कर दिया। उसने शॉटगन, गोलियों से भरा कपड़े का थैला और कुछ सिक्के अपने साथ ले लिए। वो सावधानी से आगे बढ़ा, जानबूझकर उस रास्ते से बचते हुए जिस पर वो पहले गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो उस 3 चेहरे वाले राक्षस से सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं था। जैसे जैसे वो गिरे हुए मकानों और हल्के ग्रे फॉग के बीच से जा रहा था, वो चौकन्ना होकर सूंघने लगा। उसे खून की गंध आई। थोड़ा सोचने के बाद वो चुपके से अंधेरे में गया और आधे गिरे हुए एक घर की छत पर एक छिपी हुई जगह में छिप गया। कुछ पत्थरों के बीच की खाली जगह से झांकने लगा। दूर उस बंजर और मलबे से भरी वीरान जमीन के बीच उसने मांस का एक लोथड़ा देखा जो धीरे धीरे रेंगता हुआ एक इमारत की तरफ बढ़ रहा था। उस मांस में पीली चर्बी मिली हुई थी, जैसे कोई जीव किसी गिरते हुए बड़े पत्थर के नीचे दबकर कुचल गया हो। लूमियन सोचने लगा कि ऐसे राक्षस से कैसे निपटा जाए। क्या मुझे इसका सिर काट देना चाहिए? लेकिन इसका तो सिर ही नहीं है। अचानक कहीं से कई गहरे काले रंग के मांस जैसी रस्सियां निकलीं और उन्होंने उस मांस के लोथड़े को कसकर बांध लिया। टेंटिकल्स। लूमियन कुछ पल के लिए दंग रह गया और फिर उसने उन अंगों को पहचान लिया जिन्होंने उस फ्लैशी मांस को जकड़ रखा था। वो और के नॉवेल्स को अच्छी तरह जानता था और उसने उनकी सारी इलस्ट्रेशंस देखी थी। न केवल उसे हर मेलोड्रामेटिक सीन याद था, बल्कि वो उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझता था जो आमतौर पर उसकी समझ से परे थे, जैसे कि डरावने मॉन्स्ट्रस टेंटिकल्स। साथ ही 8 स्याही जैसी काली टेंड्रिल्स ने उस फ्लैशी लंप को घेर लिया और उसे मलबे वाली इमारत की ओर खींचने लगी। मलबे के बीच से एक आकृति बाहर निकली। उस जीव का रूप ह्यूमनॉइड था। उसका ऊपरी शरीर और पैर नंगे थे और उसने सिर्फ काली
पैंट्स पहनी थे, लेकिन उसमें सिर की कमी थी, सिर्फ गर्दन का एक हिस्सा बचा था। तेज धार दांतों का एक घेरा उस हिस्से में भरा हुआ था और उनके बीच उसकी लाल स्किन चमक रही थी। लूमियन खुद को एक ऐसे इंसान की कल्पना करने से नहीं रोक सकता था जिसका सिर और आधी गर्दन किसी अजीब और बड़े ऑरिफिस से बदल दी गई हो। उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे हमला करने के लिए कोई वीक पॉइंट नहीं मिल रहा था। उस राक्षस के मुंह से 7 या 8 फ्लैशी टेंटिकल्स निकले, जिन्होंने तेजी से उस फ्लैशी मांस को अपनी ओर खींच लिया और उसे ऊपर उठा लिया। उस जीव का मुंह मॉर्निंग ग्लोरी फूल की तरह खुल गया। उसके सुई जैसे दांतों ने मांस को जकड़ लिया और उसे पूरा निगल लिया, जैसे कोई सांप अपने शिकार को निगलता है। लूमियन मन ही मन हंसा, तो तुम्हें अब भी खाने की जरूरत है? मुझे लगा था कि तुम लोग बिना खाने के रह सकते हो। फिर वो गहरी सोच में पड़ गया। इन रूइंस में राक्षसों का होना आम बात होनी चाहिए। यहाँ खाने की कमी होगी तो कुछ राक्षस दूसरों को खाते हैं, जैसे अभी हुआ, या शायद हर कोई यहाँ शिकारी भी है और शिकार भी। क्या मैं किसी ऐसे राक्षस को जिसे हराना नामुमकिन हो दूसरों के पास ले जाकर इस अफरा तफरी का फायदा उठा सकता हूँ? थ्योरी के हिसाब से हाँ, लेकिन इसमें खतरा है। हो सकता है कि वे मिलकर पहले मुझे ही मार डालें। जब लूमियन इस बारे में सोच रहा था, उसने ध्यान दिया कि राक्षस का सीना, जो पचाने की कोशिश में फूल रहा था, अजीब तरह से फूलने और सिकुड़ने लगा, जैसे उसमें बहुत तेज डाइजेशन हो रहा हो। इसने लूमियन का ध्यान खींचा और उसे एहसास हुआ कि राक्षस का सीना बिल्कुल भी साधारण नहीं था। 3 काले सील लाइक मार्क्स उसके सीने और गर्दन के निचले हिस्से पर बने हुए थे। क्या? लूमियन की आंखें अपने आप फैल गई। वो बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करने लगा। उसने पादरे पर भी ऐसा ही कुछ देखा था। लेंट सेलिब्रेशन के अंत में पादरे का शरीर फूल गया था, जिससे उसके कपड़े फट गए और एक काला मार्क दिखाई दिया था। करीब से देखने पर लूमियन ने पक्का किया कि राक्षस के 3 काले सील्स पादरे वाले सील से मिलते थे। वे क्रिप्टिक शब्दों और सिंबल से बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी अनजान दुनिया से जुड़े हुए हैं। फर्क क्या था? पादरे के पास कम से कम 11 या 12 मार्क्स थे, जबकि इस राक्षस के पास सिर्फ 3 थे। इन मार्क्स का क्या चक्कर है? क्या ये किसी हिडन पावर से मिलते हैं और आपके पास जितने ज्यादा होंगे फायदा उतना ही बड़ा होगा? लूमियन ने उलझन में सोचा। उसने उन निशानों को याद करने की कोशिश की, लेकिन इतने कम समय में नहीं कर सका। बिना पेन या कागज के वो उन्हें दोबारा बना भी नहीं सकता था। राक्षस ने उस फ्लैशी मांस को पचाना खत्म किया। उसने अपना हाथ घुमाया और अपने मुंह के पास मौजूद फ्लैशी टेंटिकल्स को झटका दिया। उसकी गर्दन के नीचे वाला मार्क चमका और उसके सीने से एक धीमी आवाज निकलने लगी, जो एक मेल स्टॉर्म की तरह बढ़ गई, जो अनगिनत सुरंगों के अंदर बाहर शोर मचा रही हो। मुंह का छेद चौड़ा हो गया, जिससे वो पागल कर देने वाला शोर और तेज हो गया। उस शोर ने लूमियन के दिमाग की नसें हिला दी और उसका मन उस जानवर को पीटने का करने लगा। तुम्हारा शोर बर्दाश्त के बाहर है, तुम्हें पता है? गुस्से में आकर लूमियन ने जोश में आकर छत से छलांग लगा दी। उसके हाथ में शॉटगन थी। बैंग! लूमियन जमीन पर जोर से गिरा। उसकी आंखें राक्षस के मुंह पर टिकी थी, जो तेज दांतों से भरा था। वो उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी शांति और बेबसी महसूस हुई, जैसे कोई राहगीर अचानक किसी मौत के खेल के मंच पर फेंक दिया गया हो। राक्षस का खून जैसा लाल मुंह उसी की तरफ था और उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि ये एक गलतफहमी है? वो बुदबुदाया। उसे शक हुआ कि अभी जो शोर हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से उसने अपना आपा खो दिया। वो अपनी छिपने की जगह से बाहर कूद गया और हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे एक फैसला करना था, लड़ना या भागना। अपने तजुर्बे के साथ लूमियन जानता था कि भागना कोई रास्ता नहीं है। राक्षस को कोई चोट नहीं लगी थी और वो तैयार था। उसके 8 टेंटिकल्स ऊपर उठे हुए थे, इसलिए अगर वो सच में बचना चाहता था तो उसे मौका ढूंढने से पहले लड़ना होगा। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे लड़ना ही था। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने शॉटगन उठाई, जिसमें लेड बुलेट्स भरी थी। बैंग! राक्षस लूमियन की तेजी और हिम्मत देखकर चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि शॉटगन क्या चीज है और गोलियों की बौछार से बचने का उसे मौका ही नहीं मिला। आह! वो दर्द से चिल्लाया और उसका मुंह अपने आप खुल गया। उसका सीना खून से लथपथ हो गया था और दाईं ओर वाला काला मार्क भी खून में डूबा हुआ था। हालांकि वो काला मार्क उसके खून और मांस में गहराई तक बना हुआ लग रहा था, वो अब भी साफ दिख रहा था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लूमियन राक्षस की चीखों से खुश नहीं था। उसने तेजी से अपनी जगह बदली और अपने बैग से एक नया कारतूस निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा निशाना साध पाता, बाईं ओर वाला काला मार्क चमका और वो हवा में गायब हो गया। बस ऐसे ही वो लूमियन के सामने से ओझल हो गया। क्या वो भाग गया था या इनविजिबल हो गया था? उसने आरोर के नॉवेल्स और मिस्टिसिज्म की जानकारी से जवाब ढूंढने की कोशिश की। लूमियन ने उसे पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन वो जा चुका था। इस नज़ारे और ऐसी मुश्किल जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था, लूमियन को डरा दिया। वो भागने का मौका ढूंढना चाहता था और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। लूमियन के टखनों को अचानक झटका लगा और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो उल्टा लटक गया। अंधेरे से काले फ्लैशी टेंटिकल्स निकले, जिन्होंने लूमियन के पैरों को जकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। राक्षस ठीक उसके सामने था और दाईं ओर वाला काला मार्क चमक रहा था। उसका गोल मुंह और चौड़ा हो गया, जिससे उसके अंदर का खून जैसा लाल हिस्सा दिखने लगा। वहां बहुत तेज बदबू थी और उल्टा लटकने की वजह से लूमियन को चक्कर आने लगे। वो राक्षस के मुंह की लाल स्किन और अनगिनत दांत देख पा रहा था। तेजी से सोचते हुए उसने एक टेंटिकल को पकड़ा और उसे अपने हाथ के चारों ओर लपेट लिया। उल्टा लटकते हुए ही उसने राक्षस के मुंह पर शॉटगन से गोली चलाई। बैंग! राक्षस चिल्लाया और उसके मुंह से खून और मांस के टुकड़े बाहर निकले। उसने लूमियन को दूर फेंक दिया और वो पारदर्शी होकर फिर से गायब हो गया। लूमियन जमीन पर गिरा और लुढ़का, फिर अपने शिकार को ढूंढने के लिए खड़ा हो गया। अचानक उसे अपनी तरफ आती खून की गंध महसूस हुई। बिना किसी देरी के वो दूसरी तरफ कूद
कूद गया। जहां वो खड़ा था वहां हवा से काले टेंटिकल्स निकले, लेकिन वे चूक गए। राक्षस 3 से 4 मीटर दूर फिर से दिखाई दिया। उसका मुंह हमला करने के लिए खुला था। लूमियन ने शॉटगन में गोलियां भरी, लेकिन बाईं ओर वाला काला मार्क चमका और वो फिर से गायब हो गया। इनविजिबिलिटी, ये वाकई इनविजिबिलिटी ही है। लूमियन ने तुरंत फैसला कर लिया। अपने पिछले अनुभव के साथ उसे लगा कि ये इनविजिबिलिटी गंध को नहीं छुपा सकती और हमला करने पर इसका असर खत्म हो जाता है। ये समझकर लूमियन शांत हुआ और मन ही मन मजाक उड़ाया। तुम इनविजिबल कैसे हो सकते हो जब तुम अपनी गंध भी नहीं छुपा सकते? सुरागों को पकड़ना हंटर की खासियत है। लूमियन ने खुद को संभाला और शांत होकर आसपास देखा। शीघ्र ही उसने राक्षस के पैरों के निशान देखे और उसे खून की गंध और बदबू महसूस हुई। इन सुरागों से वो राक्षस के हमलों से बचता रहा और गोली चलाता रहा, लेकिन राक्षस की कोई जानलेवा जगह नहीं थी। कई बार गोली लगने के बाद वो जीव बस कमजोर होता गया। जब गोलियां खत्म होने लगी तो लूमियन ने तेजी से कोई हल सोचा। कुछ ही सेकंड्स में उसे जवाब मिल गया। उसने पहले ही इलाके की जांच कर ली थी और उसे कुछ नेचुरल ट्रैप्स मिले थे और उनमें से एक इस राक्षस के लिए सही था। जैसे ही दूर से 2 धुंधले पैरों के निशान दिखाई दिए, लूमियन मुड़ा और भागा और उस काले टेंटिकल से बच गया जो चूक गया। वो दौड़ता रहा, बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहा ताकि ये पक्का कर सके कि राक्षस उसका पीछा कर रहा है। बस बस बस, राक्षस के शोर ने लूमियन के गुस्से को और भड़का दिया, जिससे उसका मन कुल्हाड़ी से हमला करने का करने लगा। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसका मकसद उसे मारना है, न कि सिर्फ गुस्सा निकालना। खुशकिस्मती से उसे याद रहा कि उसके भागने का मकसद उस मर्द को मारना था। उस समय वो असल में भाग नहीं रहा था। गुस्से और चिढ़ ने उसका प्लान नहीं बदला। इससे उसे और भी ज्यादा हिम्मत मिली। थड़ थड़ थड़, आखिरकार उसे वो आधी गिरी हुई इमारत दिखी और वो तेजी से उसके अंदर चला गया। किनारे पर रुककर उसने हमला करने का बहाना किया। शीघ्र ही उसने राक्षस के पैरों की आहट सुनी, साथ ही उसकी बदबू और खून की महक। लूमियन ने टेंटिकल की दूरी का अंदाजा लगाया और कुछ कदम पीछे हट गया। अपनी कुल्हाड़ी के एक वार से उसने पत्थर के खंभे पर प्रहार किया जो गिरने ही वाला था। फिर उसे जोर से लात मारी और पीछे की ओर लुढ़कने के लिए उसी बल का इस्तेमाल किया। वो इमारत उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकी और ढह गई, जिससे भारी पत्थरों की एक बाढ़ उस रास्ते में भर गई। बूम! वो राक्षस जो छिपकर हमला करने के लिए तैयार था, एक तेज चीख के साथ चिल्लाया जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई।